अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन। फंगल स्किन इन्फेक्शंस याद रखिए कि मोस्ट ऑफन जो है 1% टू अनदर जो है ये ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे की तरफ या फिर इन्फेक्टेड एनिमल्स से ह्यूमंस की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो एटोपिक इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं फंगल स्किन इन्फेक्शन की तरफ, जो एटोपिक होते हैं, जिनको एस्थमा, एक्जिमा, एटोपी होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला फंगल इन्फेक्शन है टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस को याद रखें रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। एक्चुअली ट्राइकोफाइटॉन्स ये यूजुअली इसका कॉज है। ट्राइकोफाइटॉन्स, इसकी स्पेलिंग आप देख लें। Trichophytosp is usually cause of the Tinea corporis ringworm. It is a superficial infection, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नॉन हेयरी स्किन। ठीक है, जो नॉन हेयरी स्किन पार्ट होते हैं जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पे स्पेशली ये फंगल इन्फेक्शन स्किन का होता है। इसको रिंग वॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ना कैरेक्टरिस्टिक कन्फिगुरेशन है। इसमें प्यूराइटिक होता है, खारिश होती है, एन्यूलर देखिए लेजन है, सेंट्रल क्लियरिंग है। ठीक है, और एक्टिव वेजिकुलर बॉर्डर है इसका, जो कि माइक्रो वेजिकल्स का बना हुआ है, जो कि रप्चर होंगी और फिर स्केल करेंगी, यानी स्केल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये बॉर्डर है, एक्टिव वेजिकुलर बॉर्डर है, माइक्रो वेजिकल्स का बना है, वो रप्चर होकर स्केल बना देंगी। तो इसमें लेजन एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, और ये एक रेड कलर के पेप्यूल की तरह शुरू होगी या पस्ट्यूल की तरह, फिर ये रप्चर होगा और पेप्यूलोस्क्वामस लेजन बन जाएगा, पेप्यूलोस्क्वामस लेजन। ठीक है, अब ये लेजन्स ना स्प्रेड आउट होती हैं फ्रॉम द पेरिफेरी एंड बिगिन टू क्लियर सेंट्रली। शुरू पेरिफेरी से होगी और फिर सेंट्रली की तरफ क्लियर होना शुरू होंगी। ठीक है, तो इसमें सेवरल वीक्स के बाद पैचेस जो है एक्सपेंड होंगे अप टू 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। कुछ हफ्तों के बाद ये 5 सेंटीमीटर डायामीटर तक भी जा सकता है। डायग्नोसिस हम टीनिया की कंफर्म करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन से हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। टीनिया इन्फेक्शंस जो हैं ये रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे ट्रीटमेंट में? हम इनको लगाने के लिए टॉपिकली एंटी फंगल क्रीम्स देते हैं, जैसे मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, तो ये देते हैं। ठीक है, जब ये लेजन्स मल्टीपल हों, वाइड स्प्रेड हों, ज़्यादा है, वाइड स्प्रेड है, ओरल, तो फिर उसमें फिर हम ओरल थेरेपी देते हैं, ग्राइसियोफुल्विन। ठीक है, ये मेडिकेशन है ग्राइसियोफुल्विन, फिर वो हम देंगे जब मल्टीपल हो, वाइड स्प्रेड हो। दैट्स इट। उसके बाद अगला टॉपिक है डायपर डर्माटाइटिस। अच्छा, ये डायपर डर्माटाइटिस क्योंकि डायपर वाला एरिया जहाँ पे बच्चे का डायपर होता है वो एरिया वार्म भी है, ऑफन मॉइस्ट होता है, और तो इसीलिए, और वहाँ पे फ्रीक्वेंटली वो फीसेस से भी कंटामिनेट हो रहा है, तो यहाँ फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो डायपर डर्माटाइटिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो स्किन डिसऑर्डर, इन्फेंसी का स्किन डिसऑर्डर, वो है डायपर डर्माटाइटिस। ठीक है, इसको डायपर रैश भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फिगर भी बनी हुई है, डायपर डर्माटाइटिस है। तो इसमें एक हम देखेंगे इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस, कैंडिडल डर्माटाइटिस, स्टेफाइलोकोकल डायपर डर्माटाइटिस। अच्छा, अब इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस जो है उसको हम प्रोटोटाइप ऑफ इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी कहते हैं। यानी ये जो एक टाइप है ना कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, एक्जिमा की एक टाइप है, उसी का एक प्रोटोटाइप ही कहते हैं इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस को। तो एज अ रिएक्शन टू ओवर हाइड्रेशन ऑफ स्किन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ओवर हाइड्रेटेड है, फ्रिक्शन उसके रिएक्शन में भी, और इसके अलावा फ्रिक्शन, मैसरेशन, और काफ़ी टाइम तक प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद यूरिन एंड फीसेस, रिटेन डायपर सोप्स, टॉपिकल प्रिपरेशन स्किन ऑफ द डायपर, जो ये सारी चीज़ें जो है मिल के जो डायपर एरिया वाली स्किन है बच्चे की वो एरिथेमेटस हो जाती है, रेड रेड सी, और स्केली हो जाती है विद पेपिलोवेजिकुलर या बुल्लस लेजन्स, फिशर्स एंड इरोजन्स। ठीक है, तो ओवर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, फ्रिक्शन, मैसरेशन, और यूरिन के साथ बच्चे का प्रोलॉन्ग कांटेक्ट है, डायपर चेंज ही नहीं किया जा रहा, फीसेस के साथ कांटेक्ट है काफ़ी टाइम तक, उसमें भी सोप्स होते हैं डायपर में, खुशबू वगैरह, ये प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, ये सारी मिलके डायपर एरिया को एरिथेमेटस कर देती हैं। डायपर एरिया वाली स्किन को यूँ एरिथेमेटस रेड रेड सी हो जाएगी बच्चे की, वहाँ पे पेपिलोवेजिकुलर या बुल्लस लेशंस बनेंगी, फिशर्स होंगे, इरोजन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस है। तो अब इसमें जो इरप्शन होती है याद रखिए ये पैची हो सकती है या कॉन्फ्लुएंट, लेकिन इन्ग्वाइनल फोल्ड इसमें स्पेयर्ड होगी, ये आपने याद रखना है। इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस में ये जो इन्ग्वाइनल फोल्ड्स हैं ये एरियाज अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा पैची या कॉन्फ्लुएंट इरप्शन हो सकती है। अच्छा, सेकेंडरी इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया एंड ईस्ट इज़ कॉमन, इसके ऊपर पे आके बैक्टीरिया या ईस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, हुई एरिथेमा थी। तो
तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है बैक्टीरिया ईस्ट से। अब कैंडिडा इन्फेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द रेड पिंक टेंडर स्किन that has numerous 1 to 2 millimeter pustule and papule at the periphery of the dermatitis called the satellite lesions। यानी अब आपको कैसे पता चले कि अब इसमें ईस्ट का या कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है कि उसमें ना रेड पिंक टेंडर स्किन होगी, 1 to 2 मिलीमीटर के पस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स होंगे बहुत सारे एट द पेरीफेरी ऑफ द डर्माटाइटिस पे। जो डर्माटाइटिस है उसकी पेरीफेरी पे इस तरह के पस्ट्यूल या पेप्यूल्स होंगे, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट लेशंस। ठीक है, अब ये सैटेलाइट लेशंस मिल रही है तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर, इस इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस के ऊपर कैंडिडा इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, जब इस तरह के हमें सैटेलाइट लेशंस मिले, इस तरह के हमें पेप्यूल या पस्ट्यूल मिले उसकी पेरीफेरी पे, डर्माटाइटिस की पेरीफेरी पे। ठीक है, तो डर्माटाइटिस कैसे क्लियर होगा, ये सही कैसे होगा बच्चे का? इसमें सिर्फ जो है बच्चे का, माँ को कहेंगे कि डायपर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहें, गंदे डायपर से इसका प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट ना रखें। इसके अलावा उस एरिया को क्लींस करें, थोरोली जेंटल थोरो क्लींजिंग ऑफ द एरिया। और तीसरा कि लुब्रिकेंट्स और बेरियर पेस्ट जो होती है वो अप्लाई करें, मॉइस्चराइज करें उस एरिया को, बेरियर पेस्ट और ये चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन मैंने आपको कहा इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस के बाद है कैंडिडल डर्माटाइटिस। कैंडिडल डर्माटाइटिस जो है वो ब्राइट रेड इरप्शन होगी, शार्प उसके बॉर्डर्स होंगे और वही बात पिन पॉइंट सैटेलाइट पस्ट्यूल या पेप्यूल्स होंगे उसमें। ठीक है, तो कैंडिडल डायपर डर्माटाइटिस ओकेजनली एसोसिएटेड होती है विद ओरल थ्रश, उसमें बच्चे को ओरल थ्रश भी होगा, ओरल जो है कैंडिडल इन्फेक्शन, और इट इज़ कॉमन सीक्वल ऑफ ओरल या पैरेंटल एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, जब बच्चों को ज़्यादातर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ना, किसी और इन्फेक्शन या किसी भी वजह से बच्चा एंटीबायोटिक्स पे था, तो आगे जाके उसको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल थ्रश हो जाता है, या तो इनको ये कैंडिडल डायपर डर्माटाइटिस हो जाता है, उसी का सीक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरा वगैरह, नॉर्मल फ्लोरा एंटीबायोटिक से ख़राब हो जाता है, फिर थ्रश हो जाता है और डायपर, कैंडिडल डायपर डर्माटाइटिस। तो कैंडिडल डायपर डर्माटाइटिस हम तब सस्पेक्ट करेंगे जब भी इंटर रीजनस एरियाज इन्वॉल्व हों, या डायपर रैश जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंट डायपर चेंज, क्लींजिंग ऑफ द एरिया, लुब्रिकेंट्स, इन चीज़ों से अगर वो रैश फिर भी सही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आप सस्पेक्ट करोगे कि ये कैंडिडल डायपर डर्माटाइटिस है। तो मोस्ट केसेस जो हैं फिर उनमें हमें एंटी फंगल लगाने के लिए मदर को देनी होगी कि आप टॉपिकली एंटी फंगल थेरेपी दें। ठीक है, थर्ड टाइप है स्टेफाइलोकोकल डायपर डर्माटाइटिस। अब इरिटेंट डायपर डर्माटाइटिस फ्रीक्वेंटली वही कॉम्प्लिकेट होता है बाय द सेकेंडरी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, उसी के ऊपर, इरिटेंट के ऊपर बैक्टीरिया आके एक्ट करता है और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकल डायपर डर्माटाइटिस। इसमें होंगे थिन वाल्ड पस्ट्यूल्स होंगे एरिथोमेटस बेस के साथ, और लेकिन ये वाले पस्ट्यूल ना जो कैंडिडा में यहाँ पे हमें सैटेलाइट लेजन्स पस्ट्यूल मिल रही थी, उससे ये वाली बड़ी होंगी, लार्जर लेजन्स होंगी स्टेफाइलोकोकस की। ठीक है, और टिपिकली ये रप्चर करेंगी जल्दी, रैपिडली, और ड्राई हो जाएंगी और स्केलिंग बना देंगी अराउंड द रेड बेस, स्केलिंग अराउंड रेड बेस। ग्राम स्टेन जब हम करेंगे पस्ट्यूल कंटेंट का, तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और क्लस्टर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाए। ग्राम स्टेनिंग पे हमें जो है उस पस्ट्यूल का हमने ग्राम स्टेन किया तो हमें ये कोकाए नज़र आ जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे, तो हमें कंफर्म होगा कि स्टेफाइलोकोकल डायपर डर्माटाइटिस है। इसमें रैपिड रेजोल्यूशन हो जाती है, हमें बच्चे को वहाँ पे लगाने के लिए जो है मदर को हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, तो उससे रैपिड रेजोल्यूशन हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ डायपर डर्माटाइटिस। नेक्स्ट टॉपिक है एटोपिक डर्माटाइटिस। अच्छा, एटोपिक डर्माटाइटिस का केस प्रेजेंट किया सबसे पहले। 4 साल का बच्चा है, उसको ड्राई स्केली किस्म की रैश हुई है एंटीक्यूबाइटल और पोप्लीटेल फोसा पे। ठीक है, घुटनों के नीचे वाला एरिया पोप्लीटेल फोसा होता है, एंटीक्यूबाइटल जो हमारा आम बाजू पे, जहाँ पे जो है हम एल्बो के सामने वाला एरिया एंटीक्यूबाइटल, इन एरियाज पे उसको ड्राई किस्म की स्केली रैश है, खुश्क किस्म की स्केली रैश। और ये एरियाज जो है लाइकनिफिकेशन के हैं। रैश बिकम वर्स इन द विंटर मंथ, सर्दियों के महीने में ये रैश और ज़्यादा जो है वर्स हो जाती है। तो एक टिपिकल केस है एटोपिक डर्माटाइटिस का। एक्चुअली देखिए, ये जो होती है ना एटोपिक डर्माटाइटिस, इसमें क्रोनिक प्रूराइटिक खारिश होती है, सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होती है स्किन की, और फ्रीक्वेंटली ये एसोसिएट होता है विद पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एलर्जिक डिसऑर्डर, यानी फैमिली में या इस बच्चे को अस्थमा होगा या तो हे फीवर होगा, इस तरह की कोई एलर्जी की कोई हिस्ट्री होगी। एलर्जी की हिस्ट्री वालों में ही ये स्किन पे एटोपिक डर्माटाइटिस होती है। ठीक है, तो इससे कोई हिस्ट्री होगी, तो प्रूराइटिस होगा, उसमें क्रोनिक सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होगी स्किन की, ये चीज़ें। अब इसमें एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी में ससेप्टेबिलिटी इज़ जेनेटिक बट द डिसऑर्डर इज़ ट्रिगर्ड बाय वेरियस इन्वायरमेंटल एजेंट्स एंड फैक्टर्स।
ठीक है। इसकी मतलब इटियोलॉजी तो जो है जेनेटिक है, ससेप्टिबिलिटी इसकी जेनेटिक है, क्योंकि बच्चे में एटोपी है, इस वजह से ही उसको अस्थमा रहता है फीवर है, और इसीलिए फिर उसको एटोपिक डर्माटाइटिस भी है, जेनेटिकली है। लेकिन ये डिसऑर्डर कुछ इन्वायरमेंटल एजेंट्स और फैक्टर्स से ट्रिगर होता है, हर वक्त नहीं रहता, कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं इसको। तो जिनको एटोपिक डर्माटाइटिस होता है ना, उनके सीरम लेवल रिएजेनिक एंटीबॉडीज़ IgE एंटीबॉडीज़ हमें उनके सीरम में ज़्यादा मिलेंगी। पेरीफ्री में यूजिनोफिलिया, यूजिनोफिल काउंट ज़्यादा मिलेगा CBC पे, और उनमें साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो है उनके वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इसका लेवल ज़्यादा होगा, साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज लेवल का। लेकिन इटियोलॉजिक सिग्निफिकेंस इन चीज़ों की अभी तक अननोन है। जो हमें बच्चे में क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेंगी एटोपिक डर्माटाइटिस में, वो याद रखें कि फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ में बच्चा जो है उसको रेड, वीपिंग एंड क्रस्टेड लेशंस फेस पे होंगी। ठीक है, इस तरह से होगा कि उसको ये फेस पे भी आपको ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे भी इसने एक सैंपल दिखाया है, इस तरह से होगी। एटोपिक डर्माटाइटिस में बच्चा पैदा हुआ है, पहले कुछ महीनों में उसको रेड किस्म की वीपिंग और क्रस्टेड लेशंस हैं फेस पे, स्काल्प एरिया पे भी है, डायपर एरिया पे और एक्सट्रीमिटीज़ पे भी है। बड़े बच्चों या एडल्ट्स में ये ज़्यादा लोकलाइज्ड भी हो सकती हैं और क्रोनिक होंगी, पुरानी होंगी, टिपिकली एरिथमा की तरह ही अपीयर करेंगी, और लाइकेनिफिकेशन, ठीक है, लाइकेनिफिकेशन होगी इसमें। ये एक सैंपल दिखा दो, लाइकेनिफिकेशन इस तरह से होता है, ठीक है, यूँ बिल्कुल जो सूख जाती है स्किन, इसको कहते हैं लाइकेनिफिकेशन। तो मैंने कहा ना कि बड़े बच्चों में, एडल्ट्स में और बड़े बच्चों में ये लोकलाइज्ड होगी, क्रोनिक होगी, एरिथमा की तरह या इस लाइकेनिफिकेशन की तरह लेदरी लुक होगी, खारिश की वजह से, रबिंग की वजह से, और सूख के ऐसा लेदरी किस्म का हो जाएगा बार बार खारिश की वजह से, इन द एंटीक्यूबाइटल एंड पोप्लीटिल फोसा। एंड ऑन द आईलिड्स पे भी हो सकता है, नेक पे, रिस्ट पे, ठीक है। तो इसका कोर्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिसमें बच्चों को एटोपिक डर्माटाइटिस है, तो इसमें इसका कोर्स याद रखें कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। और आल्दो डर्माटाइटिस ऑफन 3 से 4 साल की उम्र में इम्प्रूव होती है, लेकिन इसमें एग्जासर्बेशन बचपन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। एग्जासर्बेशन, वूल गारमेंट्स कॉमनली इसको और ज़्यादा एग्जासर्बेट करती हैं। वूल जो होती है ना, उसके कपड़े पहनने से या कंबल ओढ़ने से और ज़्यादा एग्जासर्बेट होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? पेशेंट्स जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग एटोपिक डर्माटाइटिस होता है, उनको आगे जाके 20 से 30 साल की उम्र में कैटरेक्ट हो जाता है। कैटरेक्ट जो है ये भी एटोपी का ही फीचर है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिस्टेमिक और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या तो वो यूज़ कर रहे थे इस डर्माटाइटिस की वजह से, स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, या फिर उनको कैटरेक्ट हुआ है। दोनों वजूहत हो सकती हैं, या वो डर्माटाइटिस खुद भी जो है ना कैटरेक्ट करवाती है लॉन्ग स्टैंडिंग में। Herpes simplex may induce generalized painful vesicular eruption and sometime grave febrile illness. एक्जेमा herpeticum हम पीछे डिस्कस करके आए कि herpes में भी एक्जेमा herpeticum होता है, ठीक है, इन द एटोपिक पेशेंट्स। इसके अलावा हाउस डस्ट माइट्स जो हैं बेडिंग में, जिस तरह बेडशीट्स वगैरह है उसमें मिट्टी डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स, उसमें डस्ट माइट्स होते हैं। अप होल्स्टर्ड फर्नीचर जो है, कारपेट्स वगैरह, इनमें ये चीज़ें इस डर्माटाइटिस को, इस एटोपी को, क्योंकि ये सारी चीज़ें अस्थमा, एलर्जी, इनको एग्जासर्बेट करती हैं, तो यही चीज़ें इस एटोपिक डर्माटाइटिस को एग्जासर्बेट करेंगी, डस्ट वगैरह, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजन है ना, इसी की बेसिस पे, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस की, ठीक है। तो दूसरा, एक तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, फैमिली हिस्ट्री अगर है एटोपिक डिसऑर्डर्स की, और तीसरा अगर हमें लाइकेनिफिकेशन मिल रही है, प्रेजेंस ऑफ द इस तरह लाइकेनिफिकेशन, तो उससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस बच्चे को एटोपिक डर्माटाइटिस है। मैनेजमेंट, जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है उसको अवॉइड करें इफ़ पॉसिबल। लगाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स या ऑइंटमेंट 3 बार रोज़ाना मोस्ट इफेक्टिव है स्टीरॉइड की क्रीम। सप्लीमेंटल यूज़ ऑफ वाइट पेट्रोलियम जेली, ठीक है, वो लुब्रिकेट करेगी, वाइट पेट्रोलियम जेली या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एज फॉर कुकिंग, या हाइड्रोफिलिक जो पेट्रोलियम है, अनलेस द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू लैनोलिन, तो लैनोलिन से अगर वो एलर्जिक नहीं है तो आप हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियम भी लगाने के लिए दे सकते हो, ठीक है, एडवाइजेबल है। तो ये इस तरह के इमोलिएंट जो है ये स्किन को हाइड्रेट भी करेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड वाइड स्प्रेड यूज़ हाई पोटेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का या ऑइंटमेंट का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्फेंट्स में, क्योंकि वरना उनकी एड्रीनल सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम काफ़ी टाइम तक ना लगाए, एड्रीनल सप्रेशन भी हो सकती है। बाथिंग भी इनको मिनिमाइज़ करनी चाहिए, और ऑयल्स, बाथिंग शुड बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि बाथिंग से ऑब्वियसली ड्राई हो जाती है स्किन। ऑयल्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इमोलिएंट, ऑइंटमेंट जो है 3 मिनट्स में, विद इन द 3 मिनट्स, जैसे शॉवर लिया 3 मिनट्स के अंदर मॉइस्चराइज ज़रूर करना है, ठीक है। और इमोलिएंट्स लगा लिए, स्टीरॉइड या ऑयल लगा लिया, तो बिफोर द स्किन इज़ ड्राइड।
ताकि थूकने से पहले लगाना होता है ताकि इफ़ेक्टिवनेस इनहेंस हो। ओरल स्टेरॉयड जो है हम कंसीडर कर सकते हैं, इनको हम खाने के लिए देंगे अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट केस है तब, लेकिन अगर हम दे रहे हैं तो सिर्फ 1 से 2 हफ्तों तक का ही कोर्स देंगे स्टेरॉयड का। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, एटोपिक डर्माटाइटिस। नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक स्टार्ट होगा पैरासाइटिक इन स्किन इन्फेक्शंस। अच्छा जी, पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शंस में सबसे पहले पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस जो है ये एक्चुअली इन्फेस्टेशन होती है बाय लाइस। ठीक है, लाइस इन्फेस्टेशन जो है उसको हम कहते हैं पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस जो है ना हेड को इन्वॉल्व कर सकती है, हेड में बालों में अगर बच्चों को है तो उसको हम कहते हैं पेडिकुलोस ह्यूमनस स्केपिटस। ठीक है, बॉडी पे अगर होगी तो हम ह्यूमनो स्कॉर्पोरस। जेनाइटल एरिया पे अगर होगी लाइस तो थीरस प्यूबिस। ठीक है, तो ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं। कैपिटस हेड पे, कॉर्पोरस बॉडी पे, थीरस प्यूबिस जो है वो जेनाइटल एरिया पे। तो इसमें जो इन्फेस्टेशन होती है ये वाइड स्प्रेड होती है इन द फैसिलिटीज़ जहाँ पे ओवर क्राउडेड होते हैं। ठीक है, पुअर पर्सनल हाइजीन हो और अनक्लीन क्लोथिंग। ठीक है, पुअर पर्सनल हाइजीन, अनक्लीन क्लोथिंग, कपड़े साफ़ नहीं पहने जाते हैं, ओवर क्राउडिंग होती है जहाँ पे, तो वहाँ पर ये पेडिकुलोसिस जो है ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग है ह्यूमनस कैपिटस में जो बालों में होती है बच्चों में, उसमें यह है कि ट्रांसमिट होती है पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू, और जिस तरह स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, बच्चों को आपस में जो है कांटेक्ट से जो है ट्रांसमिट हो जाती है ये लाइस। शदीद किस्म की इसमें सीवियर प्रूराइटिस होती है, खारिश, और इवन स्कैल्प की एक्सकोरिएशन, स्कैल्प की स्किन जो है जड़ना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा खारिश की वजह से। कभी कभार उसमें फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो मॉडरेट डिस्क्रीट पोस्टीरियर सर्वाइकल एडिनोपैथी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। पोस्टीरियर सर्वाइकल एडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे। छोटे से ओवॉइड ग्रेश वाइट निट्स, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसके अंडे, ओवॉइड स्मॉल ग्रेश वाइट निट्स ओवा, ये हमें बालों के शाफ्ट पे नज़र आएंगे, कभी कभार बहुत ज़्यादा होते हैं। अनलाइक द स्केल्स, ये डिसलॉज नहीं हो सकते, चिपके हुए होते हैं, और ये मैच्योर होकर लाइस बन जाएंगे, इस तरह एडल्ट लाइस बन जाएंगे 3 से 14 दिनों के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी पेडिकुलोसिस की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ये है कि हमने पेडिकुलोसिस की प्रिवेंशन और री इन्फेस्टेशन जो है बच्चों को समझानी होगी, टीच करनी होगी, एंड अदर्स टू प्रैक्टिस द गुड हाइजीन एंड टू अवॉइड शेयरिंग कॉम, अपनी जो कंघी है किसी के साथ शेयर ना करें, ब्रशेस, कैप, स्कार्व्स और क्लोथिंग भी। ठीक है, तो एज विद स्केबीज पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स और जो क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ट्रीट करना होगा बच्चों के अलावा, क्योंकि उनसे फिर दोबारा वरना उनको हो जाएगा इन्फेस्टेशन, फैमिली मेम्बर्स को भी। तो इसमें परमेथ्रिन क्रीम होती है 5%, परमेथ्रिन क्रीम, ये करंटली जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है इसका, और सेफली जो है ये शोन हुई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज़ भी। स्केबीज़ अलग टॉपिक है, वो बॉडी पे जो है हो जाता है, आगे ही वो हम डिस्कस भी करेंगे स्केबीज़। तो उसमें भी ये परमेथ्रिन क्रीम 5% बहुत इफेक्टिव है। पेडिकुलोसिस के लिए ये क्रीम जो है ना 6 से 12 घंटों तक बालों में छोड़नी होती है, इससे पहले के बाल वॉश किए जाए। 6 से 12 घंटों तक ये परमेथ्रिन 5% बालों में लगानी है, फिर बच्चे के बाल वॉश करने हैं। निट्स और लाइस जो है उनको फिर मैकेनिकली या कॉम के ज़रिए भी रिमूव किया जा सकता है मोस्ट केसेस में। आजकल वैसे परमेथ्रिन क्रीम को भी रेजिस्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ होते हैं अलग अलग मैनेजमेंट, लेकिन वो एडल्ट्स में जैसे कि जो आइवरमेक्टिन टैबलेट है मेडिसिन, वो भी दी जाती है ताकि जो है, लेकिन बच्चों में ऑब्वियसली उसका डोज जो है या तो कम दिया जाएगा या तो वो नहीं दी जाएगी, बिकॉज इट इज़ अगेन हार्मफुल, ओरली अवॉइड किया जाता है। तो इन क्रीम्स की भी आजकल रेजिस्टेंस बढ़ गई है। देन अगली कंडीशन है स्केबीज़। स्केबीज़ का सबसे पहले केस प्रेजेंट किया कि 3 साल का बच्चा है, उसको 2 हफ्तों से एक मसला है रैश का, हिस्ट्री ऑफ रैश, उसके फीट और एंकल्स तक वो लिमिटेड है रैश, फीट एंड एंकल। अब पेप्युलर रैश जो है दोनों है, प्रूराइटिक भी, उसमें खारिश भी है, एरिथमेटस भी है, पेप्युलर रैश। अब लेजन्स जो है वो उसके फेस को अफेक्ट नहीं करी, फेस बच गया है। ये जो एरिया है लाइकेनिफिकेशंस के हैं फ्रॉम रिपीटेड स्क्रैचिंग, जो पाँव पे और एंकल पे हुआ है ना मसला, रैश हुई है, उसमें अब लाइकेनिफिकेशन हो गई है, वो खारिश कर करके उसने वो सूख गई है स्किन, बिल्कुल ड्राई सी लेदरी टाइप की। तो देयर आर सम लेजन्स इन द वेबिंग ऑफ हर हैंड, ये जो वेब्स ऑफ द फिंगर होते हैं ना, ये बीच वाला एरिया, तो यहाँ पर भी इस वेबिंग ऑफ द यहाँ पे भी जो है कुछ लेजन्स मिल रही हैं। ये खास निशानियाँ हैं कि इसको स्केबीज़ है, क्योंकि ये छुप के यहाँ पे इन जगहों पे बैठते हैं स्केबीज़ और अंडे देते हैं। और ठीक है, अदर फैमिली मेम्बर्स भी इस बच्चे के अफेक्टेड है, उनको भी यही मसला है खारिश का और इस तरह से। ठीक है, तो है क्या स्केबीज़, ये टिपिकल केस था। एक्चुअली एक ट्रांसमिसिबल एक्टोपैरासाइट इन्फेस्टेशन है, जो इसमें सुपरफिशियल बरोज होते हैं, यानी स्किन के ऊपर इन्होंने अपने अंडे दिए होते हैं, बरो किए होते हैं स्किन के अंदर।
थोड़े बरो किए होते हैं, ठीक है। इंटेंस किस्म की शदीद खारिश, प्रूराइटिस और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। इट इज़ अ ट्रांसमिसिबल एक्टोपैरासाइट इन्फेक्शन कैरेक्टराइज बाय सुपरफिशियल बरो, इंटेंस प्रूराइटिस एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। 3 इसका ट्रायड हो गया। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? स्केबीज एक्चुअली ना यूँ होता है कि स्केबीज एक माइट है, उसका नाम है सार्कोप्टे स्केबी। सार्कोप्टो स्केबी माइट से ये ट्रांसमिट होता है। इसमें जो इम्प्रेग्नेटेड फीमेल माइट है वो टनल करती है इनटू द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड डिपॉजिट हर एग अलोंग द बरो। सबसे पहले स्ट्रेटम बेसिलस होती है, फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है ना, तो उसमें जो है ना ये फीमेल माइट जाके टनल करके रास्ता बना के स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाएगी अंदर सुराख बना के, और वहाँ पे अपने अंडे ले करेगी, डिपॉजिट करेगी, बरो कर देगी। फिर लार्वे कुछ ही दिनों में वहाँ से हैच हो जाएंगे। अब स्केबीज जो है डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से विथ ए इन्फेक्टेड पर्सन भी ट्रांसमिट होता है रेडिली, यानी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ स्केबीज वाले पर्सन से, दूसरे को भी स्केबीज लग गई। तो उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग यूँ होती है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और उसी की ही ये खारिश जो है उसी की मैनिफेस्टेशन है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इंटेंसली इचिंग पेपुलर इरप्शन होगी। कैरेक्टरिस्टिक है बिगिनिंग इन 30 to 40 डेज आफ्टर द इन्फेस्टेशन इज़ एक्वायर्ड। जैसे उसका किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट हुआ स्केबीज़ वाले के साथ, उससे हाथ मिलाया या कोई किसी भी किस्म का, तो उसको 30 से 40 दिन के बाद ही इस ऐसी इंटेंस इचिंग पेपुलर इरप्शन डेवलप हो जाएगी। अब इसमें शदीद किस्म की इंटेंस खारिश तब होती है जब पेशेंट सो रहा होता है बेड टाइम। तो पेशेंट को हंड्रेड्स ऑफ इचिंग पेप्यूल्स होंगे, 100 से भी ज़्यादा ऐसे पेप्यूल्स बने हुए हैं जिनमें खारिश होगी। बरो जो है ना जहाँ उसने अंडे ले किए हैं वो वाला एरिया फाइन होगा, वेवी, स्लाइटली स्केली लाइन होगी, फ्यू मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्यू मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, जैसे फाइन सी वेवी स्लाइटली स्केली लाइन होगी। टाइनी माइट छोटा सा 0.3 से 0.4 मिलीमीटर ऑफन हमें नज़र भी आएगा एट द एंड ऑफ द बरो, जहाँ पे उसने वो बरो किए अंडे वहाँ नीचे वो माइट नज़र भी आ सकता है, इतना छोटा है 0.3 से 0.4। तो बरो जो है ये होता है प्रीडोमिनेटली फिंगर वेब्स वाले एरिया पे, रिस्ट जहाँ पे है, बाजुओं पे, लेग्स पे, एक्सिलरी फोल्ड्स पे, ये जगह याद रखें, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हमने ना बरो को डेमोस्ट्रेट करना होता है। डायग्नोसिस हम माइक्रोस्कोपी के ज़रिए कंफर्म करते हैं। जो सरफेस पे स्क्रैपिंग्स है ना, सरफेस से स्क्रैपिंग्स लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और इस स्क्रैपिंग्स को हमें स्लाइड पे रखना होता है विद ग्लाइसरोल या मिनरल ऑयल लगा के या इमर्जन ऑयल, और फिर उसमें एक कवर स्लिप रख देंगे। फिर हम जब माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे तो उसमें हमें माइट, ओवा या वो फीकल पैलेट्स, उसकी जो फीसेस हैं वो हमें नज़र आएंगी, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये स्केबीज़ है, उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। मैनेजमेंट यूँ है कि ट्रीटमेंट में हम लगाने के लिए टॉपिकल स्केबीसाइड देते हैं। स्केबीसाइड जो है ये यूजुअली इफ़ेक्टिव होता है, और मेडिकेशन जो है हमें थॉरोली ऑल स्किन पे अप्लाई करनी होती है फ्रॉम नेक डाउन, पार्टिकुलरली फिंगर्स पे, वेब्स वाले एरिया पे, ये जो जगह है ना ये फोल्ड्स वगैरह ये मिस हो जाते हैं, तो खास अटेंशन इनको देनी होती है। टो वेब्स पे, जेनिटेलिया पे, पेरिनियल एरियाज़ पे। मेडिकेशन इसमें याद रखें 12 घंटों तक लगी रहेगी, ठीक है। 12 घंटे ओवरनाइट बेशक लगा ले पेशेंट, 12 घंटे दवाई लगी रहे जिस्म पे, प्रेफरेबली 24 घंटे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट, और फिर अगले दिन नहा ले, 24 घंटों तक लगा के फिर नहा ले पूरा एक दिन, या कम से कम 12 घंटे। तो टॉपिकल मेडिकेशन ऑफ चॉइस यहाँ पर भी परमेथ्रिन क्रीम होती है 5%, क्योंकि ये सेफ़ है सारे एज ग्रुप्स के लिए। एक और लिंडेन क्रीम भी होती है या लोशन, ये भी यूज़ होता है, लिंडेन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इसमें, ठीक है। सारे जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है ना, जैसे उसके सोशल कांटेक्ट, उसके सारे फैमिली मेम्बर, घर वाले, उन सबको भी सेम टाइम पे हमें ट्रीट करना होगा, क्योंकि किसी ना किसी को होगा, ऑब्वियसली घर में रह रहे कांटेक्ट हुआ है, दोबारा फिर उसने ट्रीटमेंट कर लिया, फिर दोबारा उसको घर वालों से ही दोबारा लग जाएगी, तो सबका जो है हमने ट्रीटमेंट करना होगा। कन्कॉमिटेंट अगर साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी भी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देने होंगे, और ऑफन क्लियर स्पॉन्टेनियसली व्हेन द स्केबीज इज क्योर्ड। अगर स्केबीज सही हो जाती है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी खुद ही सही हो जाता है ज़्यादातर, उसको फिर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन विच वाज द स्केबीज एज वेल एज पेरिकुलोसिस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरिथेमा मल्टीफॉर्म। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है एरिथेमा मल्टीफॉर्म। एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है एक रिएक्टिव सिंड्रोम होता है जिसमें टारगेट लेजन्स बनती हैं स्किन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की। मोस्ट कॉमनली ये परसिपिटेट होती हैं बाय एन इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी यूजुअली हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक
रिएक्टिव सिंड्रोम है। एरिथेमा मल्टीफॉर्म इज़ अ रिएक्टिव सिंड्रोम है जिसमें हमें टारगेट लेशंस मिल रही हैं। अब वो टारगेट लेशंस स्किन पर भी हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो सकती हैं, और ज़्यादातर ये इन्फेक्शन जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से परसिपिटेट होता है। ये टारगेट लेशंस बनती हैं यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, स्किन पे, ठीक है। तो इसमें क्लासीफाई करते हैं हम, एरिथेमा मल्टीफॉर्म माइनर होता है, मेजर होता है। माइनर में ना माइल्ड सी सडन ऑनसेट का पेप्यूल बना, जो सम ऑफ विच इन्वॉल्व इनटू द टारगेट लेजन बन जाएगा। उसमें कोई प्रोड्रोम नहीं होता, ना ही म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट होती है, और बार बार उसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एरिथेमा मल्टीफॉर्म फिर दूसरी मेजर होती है। अब उसमें मेजर में जो है ना म्यूकोजल लेजन्स होंगी, वहाँ हमने देखा कि कोई म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सिर्फ माइल्ड सडन सा पेप्यूल बना, वो टारगेट लेजन बन गया, रिकरेंस भी कॉमन थी। लेकिन मेजर में म्यूकोजल लेजन होगी और सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे, ये इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स यूँ हैं कि इसमें स्किन लेजन अचानक से अपीयर होती है 3 से 14 दिनों में आफ्टर द परसिपिटेंट, जो है जो जैसे हर्पीस लेबियालिस इन द 50% ऑफ द केसेस उसकी वजह से होता है। तो उसके 3 से 14 दिनों में ही स्किन लेजन्स अपीयर होती हैं, और न्यू लेजन्स जो हैं अब कंटिन्यू टू अपीयर फॉर अप टू 10 दिन, 10 दिन तक वो न्यू लेजन्स बनती रहेंगी। फिगर भी बना हुआ है जिसमें हमें एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है उसकी टिपिकल लेजन्स टंग पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें इसके अलावा स्किन लेजन्स तो अपीयर हो रही हैं, इन्फेक्शन हुआ उसमें 3-14 दिन में ये इस तरह की लेजन्स अपीयर हुई, लेकिन इसमें बुखार भी होगा, मलेज, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगा, स्किन लीजन्स 1 to 3 सेंटीमीटर, टारगेट या आयरिस लीजन्स, ओरल, ओक्यूलर, जेनाइटल म्यूकस, ठीक है। इसमें जो है आपने याद रखना है कि फ़ीवर, मलेज, म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती हैं, और स्किन लेजन्स 1 से 3 सेंटीमीटर होती हैं, टारगेट या आयरिस लेजन, ओरल, ओक्यूलर और जेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो डिफरेंशियल क्या बनता है, इसी तरह की पिक्चर में वायरल एक्जेंथेसिस में भी मिलती है, बुल्लस डिजीज़ में, अर्टिकेरिया, सेकेंडरी सिफिलिस, सोरियासिस, ड्रग रिएक्शन। तो मैनेजमेंट यूँ है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एरिथेमा मल्टीफॉर्म में जो रैश है खुद ही जो है 5 से 15 दिन में सही हो जाएगी बगैर किसी ट्रीटमेंट के। लेकिन सिम्टमेटिक रिलीफ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लूराइटिक स्किन लेजन है, खारिश होती है, तो उसमें हम सिस्टमिक उसको खाने के लिए एंटीहिस्टामीन देंगे, जैसे सेट्रिजीन HCl या डाइफेनहाइड्रामिन दे दी। लगाने के लिए इमोलियंट देंगे, वेजलिन हो गया, मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेटेड पेट्रोलियम जेली, और लगाने के लिए टॉपिकल स्टीरॉयड भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर सिवियर है, बहुत ज़्यादा सिवियर केस में हम खाने के लिए सिस्टेमिक स्टीरॉयड्स देंगे, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक रह गया स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का केस है कि एक 2 साल का बच्चा है, उसको रैश हुई है व्हेन ही टुक मेडिसिन ओवर 3 days अगो। 3 दिन पहले उसने एक दवाई ली, उस दवाई के नतीजे में उसको एक रिएक्शन हो गया, रैश अपीयर हुई है। एग्जामिन किया तो वो रेज्ड एरिथेमेटस नॉन परप्यूरिक पैचेस थे, ठीक है। रेज थे एरिथेमेटस नॉन परप्यूरिक पैचेस से, सेंट्रल वाइट और ब्लूइश डिस्कलरेशन उसके लिम्स पे भी है, कुछ स्मॉल वेजिकुलर लेजन उसकी काव्स पर भी मौजूद हैं, और उसको आंखों में भी कंजक्टिवाइटिस है बहुत ज़्यादा, फोटोफोबिया है, लिप्स उसके क्रैक्ड है और वीपिंग, ठीक है। तो ये एक टिपिकल स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का केस है। क्या होता है ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम? एक रेयर सिवियर स्किन का कुटेनियस ड्रग रिएक्शन होता है, जिसमें हमें स्किन पे, म्यूकोजा पे टेंडरनेस मिलती है, और उसके बाद एक्सटेंसिव एक्सफोलिएशन हो जाती है, जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी आपने थोड़ी सी ये समझनी है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक रेयर सिवियर कुटेनियस ड्रग रिएक्शन ही होता है, जिसमें टेंडरनेस हो जाती है स्किन की या म्यूकोजा की, और टेंडरनेस के बाद ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सफोलिएशन हो जाती है, जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। बस एक दवाई खा ली, उससे एक ड्रग रिएक्शन हुआ, सिवियर किस्म का स्किन रिएक्शन, जिसमें स्किन या म्यूकोजा टेंडर हुआ, टेंडर के बाद उसके बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सफोलिएशन हो गई, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। तो पैथोफिजियोलॉजी समझाओ, इसमें होता यूँ है, पैथोजेनेसिस इज़ बिकॉज क्योंकि होस्ट का इम्पेयर्ड कैपेसिटी है टू मेटाबोलाइज द रिएक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट। जो दवाई उसने खाई ना, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ, तो उसके मेटाबोलाइट्स को बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, उस रिएक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। तो मेटाबोलाइट्स जो है वो क्या करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव केराटिनोसाइट डेथ करवा देते हैं, ट्रिगर करते हैं एक्सटेंसिव केराटिनोसाइट्स की डेथ, अपोप्टोसिस, लॉस ऑफ कोहेजन, उनकी कोहेजन नहीं रहती, केराटिनोसाइट डेथ कर गए स्किन के सेल्स, कोहेजन नहीं रही, नेक्रोसिस हो जाएगी, रिजल्टिंग इन अ फुल थिकनेस एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, फुल थिकनेस एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब ड्रग्स जो इम्प्लिकेटेड हैं इसमें, उसमें एनसेड्स आ जाती है, फिनाइल ब्यूटाजोन, पायरोक्सिकैम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी हैं जैसे अमीथियोजोन,
अमाइनो पेनिसिलिन, इसी तरह कुछ सल्फा ड्रग्स भी ये रिएक्शन करवाती हैं, सल्फा डायोक्सिन, सल्फा डायाजीन, सल्फसालाजीन, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फ मेथोक्सोजोल। एलोपिरोनॉल से भी किसी को होता है, एंटी रेट्रोवायरल से, एंटी एपिलेप्टिक से भी होता है, जैसे बार्बिचुरेट्स, कार्बामेज़ेपिन, फेंटोइन, लेमोट्रिजीन। तो अभी जो इसमें हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलेंगी ना पेशेंट में, वो क्या है कि 1 to 3 वीक आफ्टर द ड्रग एक्सपोजर जब हुआ, उससे 1 से 3 हफ्तों के बाद स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बिगिन होगा विद फीवर, पेन विद द स्वालोइंग एंड स्टिंगिंग आइज़। ठीक है, बुखार होगा, पेन होगा स्वालोइंग के साथ, और स्टिंगिंग आइज़ होंगी, आंखें जलेंगी। अप टू 3 डेज़ लेटर, ठीक है, 3 दिन के बाद जो है स्किन लेशंस ट्रंक पे अपीयर होंगी, जो कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ और फेस की तरफ स्प्रेड करेंगी। स्किन डस्की रेड हो जाएगी इससे पहले कि एपिडर्मिस की डिटैचमेंट हो और शीट ऑफ स्किन्स फाल होना शुरू हो और स्किन रा रह जाए, बिल्कुल खुली कच्ची स्किन की तरह, उससे पहले डस्की रेड कलर की हो जाती है स्किन। ठीक है, फिर स्किन फाल करेगी, रेड डीनडेड एरिया होगा। तो स्किन लेजन्स टिपिकली ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती हैं बनस्पत एरिथमा मल्टीफॉर्म के, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, और साथ में 2 और मोर म्यूकोजल सरफेस भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे आंखों का, ओरल कैविटी, अपर एयरवे या इसोफेगस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एनोजेनाइटल म्यूकोजा। तो 1 या 2 म्यूकोजल सरफेस भी इन्वॉल्व होंगे स्किन के साथ। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में इस पेशेंट को स्टीवन जॉनसन में बुखार भी होगा, मलेज, मायल्जा, आर्थरेल्जिया, नोजा, वॉमिटिंग, डायरिया, कंजक्टाइवल बर्निंग, पेन हो सकता है फ्रॉम द म्यूकोजल अल्सरेशन इज ऑफन सिवियर। ठीक है, म्यूकोजल अल्सरेशन से पेन जो है वो ऑफन सिवियर होता है। कॉर्नियल अल्सरेशन, एंटीरियर यूवियाइटिस, पैनऑफ्थेल्माइटिस, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, हेमेचूरिया और अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो आगे जाके रीनल फेलियर करवा देगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो निकोल्स्की साइन क्या है? निकोल्स्की साइन में आपने याद रखना है कि लेटरल, ये भी हमें इसमें मिलेगा, लेटरल मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो है वो एपिडर्मल डिटैचमेंट होगी। देयर आर इरोशंस ऑन द बक्कल, ओक्यूलर, जेनाइटल म्यूकोजा, कंजक्टाइवा, हाइपरीमिया एंड केराटाइटिस। ठीक है, बक्कल, ओक्यूलर, जेनाइटल म्यूकोजा पे इरोजन्स भी मिलेंगी, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया और केराटाइटिस भी मिलेगा। तो अब इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एरिथेमा मल्टीफॉर्म हमें लग रहा है, कभी कभार ये स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम भी लग रहा होता है क्योंकि वही स्किन डिटैच हो रही है, अर्टिकेरिया भी लग रहा होता है, कावासाकी डिजीज़। मैनेजमेंट यू है बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के मैनेजमेंट में रैपिड डायग्नोसिस करनी होती है और जो कॉजेटिव एजेंट है ना उसको एलिमिनेट करना होता है। तो इसमें पेशेंट जो है उनको बेस्ट केयर की जाएगी फॉर इन अ बर्न या इंटेंसिव केयर यूनिट में IV फ्लूइड्स देंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, विजिलेंट वुंड केयर करेंगे, डेली केयरफुल डेली वुंड केयर विथ मिनिमल मैनिपुलेशन, कम से कम मैनिपुलेशन करें तो कैन लीड टू रीग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस। 1 से 3 हफ्तों में उसकी दोबारा से नई एपिडर्मिस ग्रो हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट को हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, शीप स्किन या एयर फ्लूइड बेडिंग, डेली सलाइन या बरो सॉल्यूशन जो है कंप्रेसेस, बरो सॉल्यूशन कंप्रेसेस, पैराफिन गॉज या कोलोइड जेल, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स डीनडेड एरियाज पे लगाएंगे, सलाइन कंप्रेशंस आईलिड पे, लिप्स पे, नोज़, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए और यूरिनरी कैथेटराइजेशन इफ नीडेड ये यूज़ करेंगे। डेली एग्जामिनेशन हमने करनी है इसके इन्फेक्शन की और ऑक्यूलर लीजन्स की। ठीक है, इन्फेक्शंस की और ऑक्यूलर लीजन्स की डेली एग्जामिनेशन करनी है। अच्छा, इसमें जो ओक्यूलर लेशंस है ना उसमें हमें टॉपिकल ट्रीटमेंट देना होगा एडवाइज्ड बाय एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, और ऑक्यूलर सीक्वल जैसे कॉर्नियल स्कारिंग की वजह से उस पेशेंट का विजन लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ओरल लेशंस को हम माउथ वॉशेस से और ग्लाइसरीन स्वैब से मैनेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी अप्रोप्रिएट होती है फॉर डॉक्यूमेंटेड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो सिस्टमिक खाने के लिए एंटीबायोटिक हम तब देंगे जब उसको यूरिनरी या कुटेनियस इन्फेक्शन हो फॉर द सस्पेक्टेड बैक्टीरियमिया, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस से या सूडोमोनास से, क्योंकि इन्फेक्शन ही है जो यहाँ पर इस कंडीशन में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में इन्फेक्शन ही लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बनता है, तो उसमें फिर सिस्टमिक एंटीबायोटिक भी लाजमी देने पड़ते हैं। तो इसके अलावा सिस्टमिक स्टीरॉयड का यूज़ इसकी मैनेजमेंट में आज भी कंट्रोवर्शियल है। हाई डोज में IV इम्यूनोग्लोबुलिन कुछ फ़ायदा दे सकती है अगर हम अर्ली दें। IV इम्यूनोग्लोबुलिन 1.5 से 2 ग्राम पर kg पर डे 3 बार रोज़ाना जो है 3 दिन तक जो है वो हम देंगे, कंसीडर करते हैं। कोर्स और प्रोग्नोसिस इसकी वैसी है जिस तरह वाइड स्प्रेड थर्मल बर्न होते हैं, न्यू लेजन्स जो क्रॉप्स की फॉर्म में हो और कंप्लीट हीलिंग, यानी न्यू लेजन्स होती हैं क्रॉप्स में, कंप्लीट हीलिंग को 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। ओक्यूलर स्कार, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द ईसोफेगस, ब्रोंकाई, वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस में रिमेन। आउटकम इसका बच्चों में वर्स है जो बड़े हैं,
या जिनमें बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंसिव स्किन इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर होती है। मोर्टेलिटी इसमें 5% है। इसमें प्रिवेंशन यही है कि स्टीवन जॉनसन से जो रिकवर नहीं करते हैं तो नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्रग सेंसिटिविटी। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि हमें ये दवाई कभी भी फ्यूचर में नहीं लेनी, मुझे इससे एलर्जी है, सेंसिटिविटी है। एंड पॉसिबल क्रॉस रिएक्टेंट्स, री एक्सपोजर टू द ऑफेंडिंग एजेंट कैन लीड टू अ फास्टर एंड मोर सिवियर, दोबारा से अगर वैसे ड्रग से एक्सपोजर हुआ तो मोर सिवियर किस्म का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होगा। और थस ड्रग शुड नॉट बी री एडमिनिस्टर्ड, दोबारा कभी भी वो ड्रग री एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक, ये चैप्टर इवन हमारा कंप्लीट हुआ, विच वॉज चैप्टर नंबर 24 डर्मेटोलॉजी।